वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसको हम संक्षिप्त में RAAS के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन किस प्रकार से होता है वो भी हम जानते हैं। यानी ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया और सिक्रीशन की प्रक्रिया किस प्रकार से हार्मोन के द्वारा प्रभावित होती है। यहाँ ट्यूब्यूल का आशय जो रीनल ट्यूब्यूल है और कलेक्टिंग डक्ट है उसके संदर्भ में है। यहाँ रीनल ट्यूब्यूल का मतलब क्या हुआ, जो नेफ्रॉन की जो पार्ट है उससे संबंधित, एंड कलेक्टिंग डक्ट से संबंधित जो पार्ट है उनमें रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन की जो प्रक्रिया है उसको हार्मोन्स किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसमें हम यही जानेंगे। ये किडनी है। किडनी में हमें नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बताई गई है। नेफ्रॉन के पार्ट में हमें जानते हैं कि बाउमैन कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, पीसीटी होता है, लूप ऑफ फेनले पार्ट होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। ये पीसीटी, लूप ऑफ फेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी डीसीटी, ये तीनों पार्ट रीनल ट्यूब्यूल बनाते हैं, ये हम जान चुके हैं। जो कलेक्टिंग डक्ट है ये भी एक ट्यूब्यूल है, लेकिन ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। कई सारे नेफ्रॉन आकर कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाती है। अब ये जो जितनी भी ट्यूब लाइक जो संरचना हमें दिखाई दे रही है, जिसमें पीसीटी, लूप ऑफ फेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट शामिल है, इनमें जो रीअब्जॉर्प्शन की जो प्रक्रिया है और सिक्रीशन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से हार्मोन के द्वारा प्रभावित होती है वही हम जानेंगे। लेकिन सामान्य रूप से तो ये नॉर्मल गतिविधि यानी इनमें अवशोषण की प्रक्रिया और सिक्रीशन यानी उत्सर्जन की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन ये प्रभावित तब होती है जब हमारा ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है या घटता है। यानी इनके जो हार्मोन का प्रभाव होगा, सामान्यतः नॉर्मली जब हार्मोन सीक्रेट होते हैं तो प्रक्रिया नॉर्मल चलती रहती है। लेकिन अगर इनमें ड्रास्टिकली कुछ बदलाव आता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट होने से ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया, या कोई हमने पानी कम पिया है तो उसके बाद में क्या कंडीशन होगी, तो हम यही चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। यानी क्या हो गया, व्हेन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर यानी बीपी डिक्रीज, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और जब ये इंक्रीज हो जाएंगे ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर तो क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ब्लड का जो वॉल्यूम और जो ब्लड प्रेशर है वो नेफ्रॉन के द्वारा अवशोषित होने वाले और उत्सर्जित होने वाले पदार्थों पर ही निर्भर करता है। समझते हैं हम। तो ये हार्मोन कौन कौन से होंगे, पहले उनके बारे में जानते हैं। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन में अलग अलग प्रकार के हार्मोन इसको प्रभावित करते हैं, यानी रीअब्जॉर्प्शन को और ट्यूबुलर सिक्रीशन को प्रभावित करते हैं। 5 हार्मोन्स affect the extent of sodium, chloride, calcium and water reabsorption as well as the potassium secretion by the renal tubule। ये जो 5 हार्मोन हैं ये मोस्टली जो प्रभावित करते हैं वो रीनल ट्यूब्यूल पर प्रभाव करेंगे अपना, और यहाँ पर प्रभाव जो करेंगे उनमें सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम और वाटर का तो रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे और पोटेशियम का उत्सर्जन करवाएंगे, यानी इस यूरिन के साथ में उसको पास आउट होने देंगे। तो ये हार्मोन 5 कौन कौन से हैं। दीज हार्मोन आर, सबसे पहले है एंजियोटेंसिन, सेकंड एल्डोस्टेरोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको एडीएच कहते हैं, इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन जिसको पीटीएच कहते हैं, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड ANP। अब हम इनके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो ये नेफ्रॉन है इसको हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कहाँ पर स्थित होता है, ताकि इन हार्मोन का प्रभाव किस प्रकार से होगा, यानी कौन से भाग पर इन हार्मोन्स का प्रभाव होगा। तो आपको यहाँ पर एक जो पार्ट है उसके बारे में जानना आवश्यक है, जो कि है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। अब ये क्या होता है इसको हमें जानना ज़रूरी है। जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, जिसको शॉर्ट में JG एपरेटस भी कहते हैं, यानी द लेसिस सेल, एक तो लेसिस सेल
एंड जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जिनको हम कहते हैं ग्रेनुलर सेल्स और पोल्किसन सेल, ये इसके नाम है। एंड मैक्युला डेंसा, यानी इसमें 3 प्रकार की सेल, लेसिल सेल, जक्स्टामेडुलरी सेल्स जिसको हम ग्रेनुलर सेल्स भी कह रहे हैं और पोल्किसन सेल भी कह रहे हैं, साथ ही साथ मैक्युला डेंसा, ये 3 प्रकार की जो सेल्स है कंस्टिट्यूट द जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। ये तीनों जो सेल्स हैं ये मिलकर जेजी एपरेटस का निर्माण करती है। अब ये जेजी एपरेटस होता कहाँ पर है वो हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये डायग्राम एक बाउमेन कैप्सूल हमें इसमें दिखाई दे रहा है। बाउमेन कैप्सूल, जो ये बाउमेन कैप्सूल हो गया इसका, जो चारों तरफ से इसको घेरे हुए रहता है, ये नेफ्रॉन का स्टार्टिंग पार्ट है। उसके बाद में ये पीसीटी शुरू हो जाता है। अंदर की तरफ जो पार्ट है वो ग्लोमेरुलस है, यानी कैपिलरीज के द्वारा बना हुआ भाग होता है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि एक आर्टरियोल से ब्लड इसमें लाया जाता है बाउमेन कैप्सूल में, जिसको हम एफरेंट आर्टरियोल कहते हैं, और दूसरे से वापस चला जाता है जिसको हम इफरेंट आर्टरियोल्स कहते हैं। अब ये दोनों तो आ और जा रही है, लेकिन इनके ये जहाँ पर एडजॉइन हो रही हैं वहाँ पर जो पीसीटी होता है, पीसीटी का मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये पार्ट हो गया। इसके बाद में लूप ऑफ हेनले और इसके बाद में डीसीटी पार्ट होता है। तो आपको ध्यान हो तो पीसीटी के बाद में जब लूप ऑफ हेनले मेडुला भाग में चला जाता है, रिनल मेडुला में, और डीसीटी वापस ऊपर की तरफ आता है, तो वह जो एफरेंट आर्टरियोल जो और इफरेंट आर्टरियोल है उनके पास में आकर वो जॉइन हो जाता है। तो जॉइन हो जाता है और जॉइन होकर उसमें कुछ सेल्स यानी डीसीटी की कुछ सेल्स कोल्यूमनर हो जाती है। वो सामान्य सेल्स नहीं होकर उनका आकार कोल्यूमनर हो जाता है, स्तंभाकार हो जाता है। इन सेल्स को हम कहते हैं मैक्युला डेंसा सेल। यानी मैक्युला डेंसा सेल्स क्या है? द सेल्स दैट प्रेजेंट इन स्टार्टिंग पार्ट ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल, यानी डीसीटी का जो शुरू का जो पार्ट होता है उसमें ये सेल्स पाई जाती है। मैक्युला डेंसा, क्यों मैक्युला का मतलब हो गया कि ये पेच के रूप में पाई जाती है, बीच बीच में पेच के रूप में, और डेंसा का मतलब जब इनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये डेंस दिखाई देती है, यानी गहरी दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ की सेल्स कैसी है? कोल्यूमनर सेल्स ही है। इज़ द मॉडिफाई इनटू द ट्यूबुलर एपिथेलियम, जो कि ट्यूबुलर एपिथेलियम में रूपांतरित हो रही है या कोल्यूमनर एपिथेलियम में रूपांतरित हो रही है। These cells detect sodium concentration in the DCT, और इन सेल्स का काम क्या होगा? एक्चुअली ये DCT तो है और ये DCT में कोई लिक्विड होगा, तो इस लिक्विड में लिक्विड क्या होगा? जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से होते हुए जो जाता है PCT से होते हुए लूप ऑफ हेनले से, और वापस इसमें DCT में आ जाता है। DCT में जितना सोडियम आता है उसको डिटेक्ट करने के लिए ये मैक्युला डेंसा सेल्स पाई जा रही है। ये जो मैक्युला डेंसा जो सेल्स हैं इसके पास में सोडियम को एक्सेप्ट करने के लिए, यानी इसको पहचानने के लिए कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं। मीन्स इसके पास इतनी मात्रा में सोडियम आ रहा है, इसको पहचानती है। इसके अलावा जो हमारा जो अपरेटस है, जेजी अपरेटस है, उसमें और क्या पाया जाता है? उसमें आप ध्यान से देखेंगे, ये तो पार्ट हो गया मैक्युला डेंसा का, और इसके बीच में कुछ टिश्यू स्ट्रक्चर पाई जा रही है जो कि कनेक्ट करती है एफरेंट आर्टरियोल से डीसीटी को। वो कौन सा है? एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स होती है। ये हो गई एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स होती है, यानी इसके बाहर की तरफ पाई जा रही है। और इसके अलावा जो एफरेंट आर्टरियोल है, एफरेंट आर्टरियोल चूँकि ये एक वेसल्स है, और हम जानते हैं कि जो वेसल्स है उसके चारों तरफ, यानी जो भित्ति होती है, जो बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है या जो आवरण होता है, उसमें स्मूथ मसल्स पाई जाती है। यहाँ पर कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाती है और ये मॉडिफाई होकर ग्रेनुलर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिनको हम नाम दे रहे थे जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, जिसको हम ग्रेनुलर सेल्स या पोल्किसन सेल भी नाम दे रहे थे। ये सेल यहाँ पर महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी।
तो ये सेल्स जेजी सेल्स सेंसिटिव टू बीपी, ये ब्लड प्रेशर के लिए सेंसिटिव होती है क्योंकि अफरेंट आर्ट्रियोल है वहाँ से ब्लड यहाँ आता है और इस जो ब्लड वेसल्स है इसकी भित्ति पर दाब लगता है, उसको ही तो हम बीपी कहते हैं। तो इसके पास में जो जुड़ी हुई जो सेल्स है जिनको हम ग्रेनुलर सेल्स या जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल कह रहे हैं, ये ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करती है। कैसे? बिकॉज दी सेल्स कंटेन बैरो रिसेप्टर, क्योंकि इनके पास में दाब को रिसीव करने के लिए बैरो रिसेप्टर पाए जाते हैं। और ये सेल्स जैसे ही दाब को महसूस करती है यहाँ से रेनिन सिक्रीट होता है, रेनिन सिक्रीट होता है और रेनिन आगे जाकर क्या करेगा उसको हम समझते हैं। तो रेनिन सिक्रीट कहाँ से हुआ? रेनिन सिक्रीट हुआ ग्रेनुलर सेल्स जिसको हम पुल्किंसन सेल भी कह रहे हैं और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स भी कह रहे हैं। और ये सेल्स कहाँ पर है? जो एफरेंट आर्ट्रियोल है उसकी जो मसल्स है, उसी मसल जो स्मूथ मसल्स है उन्हीं मसल्स का मॉडिफिकेशन हो जाता है और उनको हम जेजी सेल्स कह रहे हैं। अब क्या होता है वो हम जानते हैं। अब ये जो रेनिन है वो पार्टिसिपेट करता है रास सिस्टम से, यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। कैसे करेगा ये समझते हैं। व्हेन ब्लड वॉल्यूम एंड बीपी आर डिक्रीज, ये कब कंडीशन होती है? जब ब्लड प्रेशर कम होता है और ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, तब ये प्रक्रिया चालू होती है। द सिक्रेटेड ऑफ डिफरेंट हार्मोन, उसके बाद में अलग अलग प्रकार के हार्मोन होते सीक्रेट होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, जब ब्लड वॉल्यूम और बीपी जब कम होती है तब ये जो हार्मोन्स हैं जिसमें एंजियोटेंसिन सेकेंड, एल्डोस्टेरोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन ADH एंड PTH पैराथायरॉयड हार्मोन, ये जो हार्मोन है, चार जो हार्मोन है वो सिक्रीट होते हैं। कब? जब ब्लड का वॉल्यूम कम होता है और बीपी कम हो जाती है तब ये चार हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ये क्या काम करेंगे इनको भी हम समझते हैं। सबसे पहले तो हम अगर ब्लड वॉल्यूम और बीपी डिक्रीज होती है तो सबसे पहले क्या होता है, वो एक्टिविटी होती है द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आल्सो डायरेक्टली स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। जो ऐसा नहीं है कि जो वेसल्स है उसके साथ में कोई न्यूरॉन्स जुड़ी नहीं रहेगी कि पूरा ही प्रभाव हार्मोन्स का होता है। वहाँ पर कुछ सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स जुड़े रहते हैं और वो डायरेक्टली सेंसिटिव होते हैं, यानी इसको जो ब्लड प्रेशर है और ब्लड का वॉल्यूम है उसको वो सेंस कर सकते हैं। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से वो जेजी सेल है उसको मैसेज देते हैं कि आप रेनिन रिलीज़ कर दीजिए। यानी हम यूँ कहें कि जो रेनिन हार्मोन है वो जेजी सेल से सीक्रेट होता है। जो हमारा पहला काम क्या है इसमें, जेजी सेल से रेनिन को रिलीज़ करवाना। तो रेनिन कहाँ से रिलीज हो रहा है? जेजी सेल से रिलीज हो रहा है और इसको क्या करता है, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स भी करते हैं। सेकेंड जो एक्टिविटी होगी, द वॉल ऑफ अफरेंट आर्ट्रियोल्स आर कंस्ट्रिक्टेड, यानी जो अफरेंट आर्ट्रियोल्स है यानी जिसमें ब्लड की सप्लाई जा रही है उसका जो डायामीटर है वो कम हो जाता है। थर्ड जो प्रक्रिया है, द जेजी सेल्स कंटेन्स बैरो रिसेप्टर्स, जेजी सेल्स के पास में बैरो रिसेप्टर पाए जाते हैं। सो दे सिक्रीट द एंजाइम रेनिन इनटू द ब्लड, और जो ये रेनिन है इसको वो ब्लड में छोड़ देती है। अब ये क्या करेगा आगे जाकर वो हम समझेंगे। सबसे पहले ये हमारी किडनी है, किडनी से रेनिन रिलीज़ हो गया। कैसे रिलीज़ हुआ? जब ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ, ब्लड का प्रेशर कम हुआ, तब जाके रेनिन रिलीज़ होता है। और ये रेनिन जो रिलीज हो रहा है वो जेजी सेल से हो रहा है और जेजी सेल से सीधे सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स के एक्टिवेशन से बैरो रिसेप्टर पाए जाने की वजह से ये सीक्रेट हो रहा है। ये रेनिन सीक्रेट होकर ब्लड में आ जाता है और लीवर के द्वारा बनाया गया एंजियोटेंसिनोजन, जो कि प्रिकर्सर है एक तरह का, इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड में पाया जा रहा है,
उस पर क्रिया करके इसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। यानी रेनिन हमने निकाला है इसको, अब ये एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करके एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट अब क्या होगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पर रेनिन काम नहीं करता, यहाँ पर ACE काम करता है। यानी ये है ACE एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये कहाँ पर होता है, ये जो हार्मोन है, ये जो एंजाइम है, ये सिक्रीट होता है लंग्स की जो पल्मोनरी और रीनल एंडोथीलियम है वहाँ से सिक्रीट होता है। अब मेन काम है हमारे एंजियोटेंसिन सेकंड का। एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करवाता है। ट्यूबुलर सोडियम एंड क्लोराइड रीअब्जॉर्वेशन, ट्यूबुलर से जो सोडियम और क्लोराइड है इनका रीअब्जॉर्वेशन बढ़ाता है और पोटेशियम को सिक्रीट करवाता है। और हाइड्रोजन को भी रीअब्जॉर्वेशन होता है। जहाँ पर सोडियम का रीअब्जॉर्वेशन हो रहा है इसका मतलब वहाँ पर भी वाटर का भी ऑब्जर्वेशन होता है। इसके बाद में एल्डोस्टेरोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग से एल्डोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करवाता है। और एंजियोटेंसिन क्या करता है, आर्टीरियोलर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, यानी ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, उसके डायमीटर को कम कर देता है ताकि ब्लड का फ्लो तेज हो जाए। इसके अलावा ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी प्रभावित करता है ताकि वहाँ से ADH हार्मोन सीक्रेट हो जाए। और ADH क्या कराता है, ये कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीअब्जॉर्वेशन कराता है, जो CT है वहाँ से पानी का अवशोषण करवाता है। यानी पूरी प्रक्रिया में क्या होता है, किडनी से रेनिन सीक्रेट हुआ, कब हुआ, जब ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ, जब ब्लड का प्रेशर कम हुआ, एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिव फॉर्म में लाया गया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट हुआ और सेकंड के द्वारा ये डिफरेंट कार्य होते हैं। क्या हुआ इस प्रक्रिया में, रेनिन इज कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम जान चुके हैं। एंजियोटेंसिनोजन कहाँ पर सिंथेसिस होता है, लीवर में सिंथेसिस होता है और लीवर की हेपेटोसाइट सेल्स में सिंथेसिस हो रहा है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन फर्स्ट इनटू द सेकंड। फर्स्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है। और ये ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि लंग्स की जो एंडोथीलियल है वहाँ से कैपिलरी की जो एंडोथीलियल क्या है, जो हमारी ब्लड की जो वेसल्स होती है उसके अंदर की तरफ सेल की लाइनिंग होती है, कोशिकाओं की एक भित्ति पाई जाती है। एंजियोटेंसिन सेकंड अफेक्ट रीनल फिजियोलॉजी इन 3 मेन वेज। इसके एंजियोटेंसिन जो मुख्य रूप से जो कार्य करता है उसमें है, फर्स्ट इट डिक्रीज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बाय कॉजिंग वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ अफरेंट आर्ट्रियोल। अफरेंट आर्ट्रियोल्स है उसमें वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है ताकि जो GFR की रेट है वो कम करवा देता है। इट एनहांस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, यह सोडियम के अवशोषण को बढ़वाता है। क्लोराइड के अवशोषण को और वाटर के अवशोषण को बढ़वाता है PCT में, लूप ऑफ हेनले में, DCT में और कलेक्टिंग डक्ट में। यानी लगभग सभी भाग में ये सोडियम, क्लोराइड और वाटर के रीअब्जॉर्वेशन को बढ़ा देता है। इट स्टिमुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, यह एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स का जो पार्ट है वहाँ से एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करवाता है। और एल्डोस्टेरोन एक तरह का मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, यानी वो सोडियम के रीअब्जॉर्वेशन को बढ़ाता है। ये हार्मोन स्टिमुलेट द प्रिंसिपल सेल इन द कलेक्टिंग डक्ट, यह जो कलेक्टिंग डक्ट होती है उसमें जो प्रिंसिपल सेल पाई जा रही है उसको स्टिमुलेट करता है। किसके लिए, रीअब्जॉर्वेशन मोर सोडियम एंड क्लोराइड, कि सोडियम का और क्लोराइड का ज़्यादा अवशोषण हो और पोटेशियम का सिक्रीशन हो, इसके लिए वो स्टिमुलेट करते हैं। ये प्रक्रिया इस प्रकार से शुरू होती है, आप इसको फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। सबसे पहले या ये कंडीशन कब होगी, या तो डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन यानी ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है, या हम कहें कि
जो ब्लड का प्रेशर है वो कम होता है, यानी सोडियम डेफिशिएंसी हो गई, या हीमोरेजिक कंडीशन हो गई, यानी हमारी बॉडी से एक्सेस मात्रा में खून निकल चुका है, तो क्या होगा, डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर भी कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी एक्टिवेट हो जाएगी, एक्टिवेट होने के बाद में वो रेनिन सिक्रीट करेगी, रेनिन एंजियोटेंसिन नोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा। ये लंग्स की जो कैपिलरी एंडोथेलियल है वहाँ पर ACE एंजाइम जहाँ पर पाया जा रहा है उसकी उपस्थिति में ये है एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। एंजियोटेंसिन सेकंड के अलग अलग कार्य होंगे। क्या कार्य होंगे, एक कार्य तो ये है कि वह एड्रिनल कोर्टेक्स, यानी जो एड्रिनल जो ग्लैंड है उसका जो एड्रिनल कोर्टेक्स वाला जो भाग है उससे एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करवाता है। दूसरा उसका क्या काम हो सकता है, वह वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, किसमें, आर्टरियोल्स में, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज अंटिल इट टर्न टू द नॉर्मल, ये BP को बढ़ाने का काम करता है। एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है, इन किडनी इंक्रीज सोडियम एंड वाटर रीअब्जर्वेशन, यह सोडियम और पानी के अवशोषण रीअब्जर्वेशन को बढ़ाता है और पोटेशियम और हाइड्रोजन के सिक्रीशन को, यानी उनका उत्सर्जन यूरिन के साथ में करवाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और गतिविधि होती है जो कि है ये सिंपैथेटिक जो न्यूरॉन्स हैं उनको भी एक्टिवेट करवाता है। अब क्या हुआ, इंक्रीज ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, यानी अब क्या हुआ, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। दूसरा जो हार्मोन है, पहले हम बात कर चुके हैं रेनिन के बारे में, अब हम बात करते हैं रेनिन और एंजियोटेंसिन के बारे में बात कर चुके हैं। हालांकि रेनिन जो एंजियोटेंसिन सेकंड है वो एल्डोस्टेरोन को भी स्टिमुलेट करता है। दूसरा जो हार्मोन है जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो एल्डोस्टेरोन है। एल्डोस्टेरोन, अब इसका ट्यूबुलर रीअब्जर्वेशन पे और ट्यूबुलर सिक्रीशन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम समझते हैं। एल्डोस्टेरोन इज़ द मेजर मिनरलोकोर्टिकोइड्स, ये मेजर मिनरलोकोर्टिकोइड्स है, यानी मिनरल्स की मात्रा को ब्लड में बनाए रखने का काम होता है। इट रेगुलेट होम्योस्टेसिस ऑफ 2 मिनरल्स आयन, यह जो 2 मुख्य आयन हैं उनको होम्योस्टेसिस बना के रखता है, जो कौन कौन से हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, एंड हेल्प एडजस्ट ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम, और यह जो ब्लड प्रेशर है और BP और ब्लड का वॉल्यूम है उसको बनाए रखता है। स्टिमुलेट प्रिंसिपल सेल इन द DCT एंड CT टू रीअब्जॉर्ब मोर सोडियम एंड क्लोराइड एंड सिक्रीट पोटेशियम। ये हम बात कर चुके हैं कि जो ये DCT और कलेक्टिंग डक्ट में जो सेल्स हैं, प्रिंसिपल सेल है, वहाँ से सोडियम और क्लोराइड के रीअब्जर्वेशन को बढ़ाता है और पोटेशियम के सिक्रीशन को बढ़ाता है, जिससे कि BP इंक्रीज हो जाएगा और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड जो हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम ADH कहते हैं। ADH का मतलब हो गया अगेंस्ट इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, यानी ये यूरिन के ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो उसके लिए काम करता है, यानी वाटर के रीअब्जर्वेशन को बढ़ाने का काम करता है। इसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं क्योंकि ये ब्लड की जो वेसल्स है उसको प्रेस करने का काम करता है, उसको डायमीटर कम करने का काम कर रहा है। ये क्या करता है ADH, इट इंक्रीज द वाटर रीअब्जर्वेशन फ्रॉम प्रिंसिपल सेल। ये जो प्रिंसिपल सेल है ये कहाँ पर पाई जा रही है, लास्ट पार्ट ऑफ द DCT डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड CT जो संग्राहक नलिका है, इन 2 भागों पर प्रिंसिपल सेल जो पाई जा रही है वहाँ पर पानी के अवशोषण को बढ़ाता है। कैसे होगा, जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो यानी सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब यही है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से भाग से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 भाग होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ये न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलता है ADH जिसको हम वैसोप्रेसिन भी कह रहे हैं, ये वाटर के रीअब्जर्वेशन को बढ़ा देता है। नेक्स्ट बात करते हैं PTH के बारे में। PTH मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट द रीअब्जर्वेशन, यह रीअब्जर्वेशन को बढ़ाता है। किसके रीअब्जर्वेशन को, कैल्शियम को,
एंड प्रमोट फॉस्फेट एक्सक्रीशन फ्रॉम पीसीटी, यानी ये कैल्शियम के तो रीअब्जर्वेशन को बढ़ाता है और जो फॉस्फेट है उसका जो ब्लड में उसको कम करने का काम होता है, यानी ये एक्सक्रीट करवाएगा यूरिन के थ्रू। और ये गति होती है कहाँ पर, यानी ये रीअब्जर्वेशन की प्रक्रिया पीसीटी पर, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पर ये काम करता है, जिससे कि जो बीपी है और ब्लड वॉल्यूम है दोनों बढ़ सके। अब लास्ट एंड ये जो एग्जांपल है ये महत्वपूर्ण है, ये हार्मोन एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, जिसको हम ANP कहते हैं, कई बार इसको एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर भी कह देते हैं। ये इन सभी हार्मोन्स के अपोजिट काम करता है। मींस जब बीपी और जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएंगे तब ये सीक्रेट होते हैं। और ये सीक्रेट कहाँ से होता है ANP, ये जो हृदय होता है, जो अपना हार्ट है, वहाँ के आलिंद भाग से सीक्रेट होता है। इसका जो काम होता है वैसोडाइलेशन का होता है, यानी डायामीटर, जो वेसल्स है उसका डायामीटर बढ़ाने का होता है। ये क्या करता है, इनिबिट रीअब्जर्वेशन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम पीसीटी। ये है सोडियम और वाटर के रीअब्जर्वेशन को कम करता है, इनिबिट करता है फ्रॉम पीसीटी से एंड कलेक्टिंग डक्ट से। ये मुख्य रूप से काम करता है पीसीटी, जो कलेक्टिंग डक्ट है उस पर काम करता है। दीज इफेक्ट्स इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, जिससे कि सोडियम का एक्सक्रीशन यूरिन के साथ में हो सके इन द यूरिन। इस कंडीशन को, जब यूरिन में अधिक मात्रा में सोडियम रिलीज होता है तो इस कंडीशन को नाट्रियूरेसिस कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आप ध्यान रखेंगे। एंड इंक्रीज यूरिन आउटपुट, इसको कहते हैं डाईयूरेसिस। डाईयूरेसिस मतलब बार बार यूरिन के लिए जाना, इसको ये यूरिन को आउटपुट को बढ़ा देता है। विच डिक्रीज द बीपी एंड ब्लड वॉल्यूम, ताकि जो बढ़ा हुआ जो हमारे ब्लड में जो वॉल्यूम था वो कम हो सके, क्योंकि अधिक मात्रा में जो सोडियम था वो यूरिन से पास हो जाए और जो वॉल्यूम था यानी वाटर था वो भी पास हो जाए, इसलिए ब्लड वॉल्यूम और ब्लड बीपी नॉर्मल हो जाते हैं। यानी ऑल ओवर समरी के रूप में देखें तो जो रीनल फंक्शन की बात करें तो नर्वस रेगुलेशन हो गया, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन डायरेक्टली करता है, और इसके अलावा ये हार्मोन्स हैं ये भी इसको प्रभावित करते हैं। एल्डोस्टेरोन जिसको मिनरलोकोर्टिकोइड कहते हैं, ADH वैसोप्रेसिन जिसको कहते हैं, पैराथायरॉयड पैराथॉर्मोन यानी जिसको हम PTH कहते हैं, और एंजियोटेंसिन सेकेंड, ये भी काम करते हैं। तो आप इनका भी ध्यान रखेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो।